एक चुम्मा तू मुझको उधार दे ही दे, और बदले में यूपी बिहार ले ले मेरी छमिया, तू हाँ में जवाब दे ही दे, और बदले में दिल्ली पंजाब ले ले। अरे दूध वाले भैया, ये आप क्या कह रहे हो? ऐसी बात कहते हुए आपको शर्म नहीं आती क्या? आप मुझसे चुम्मा मांग रहे हो? अगर किसी ने सुन लिया तो बेकार में तमाशा हो जाएगा। अरे भाभी जी, आप तो गलत समझ रही हो। मैं तो बस गाना गुनगुना रहा था। आपको क्या लगा मैं आपसे चुम्मा मांग रहा हूँ? क्या भाभी जी, आप भी ना, आप तो पूरी नॉटी हो। चुप कर, दूध देने आया है तो चुपचाप दूध दे और यहाँ से चलता बन, वरना अगर मैंने तेरी शिकायत अपने पति से कर दी ना तो मार मार कर तेरी चटनी बना देंगे वो। अरे भाभी जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं आपकी बात समझ गया। इसके बाद रमेश दूध वाला वहाँ से चला जाता है। रमेश दूध वाला शादीशुदा होते हुए भी दूसरों की बीवियों पर गंदी नजर रखता था। वह एक नंबर का ठरकी और लालची आदमी था। वह दूध में हमेशा मिलावट करता और उसे बेचने पूरे समंदर में निकल जाता। भाभी जी, जल्दी बाहर आइए, आपको दूध नहीं लेना क्या? हाँ रमेश, एक काम करो, आज तुम दूध बढ़ाकर दे दो। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसे खीर बहुत पसंद है, इसीलिए आज उसके और उसके दोस्तों के लिए मैं खीर बनाने वाली हूँ। भाभी जी, आपका एक बेटा भी है। आपको देखकर तो लगता ही नहीं कि आपका एक बच्चा भी हो सकता है। आप तो इतनी खूबसूरत हो, आपकी खूबसूरती से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। अरे तुम भी ना रमेश, जब भी आते हो मेरी तारीफ ही करते रहते हो। अब मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं। रेखा दूध वाले के साथ हंसी मजाक कर रही होती है, तभी उसका पति वहाँ आ जाता है। रेखा, तुम यहाँ दूध ले रही हो या फिर इस बूढ़े दूध वाले के साथ हंसी मजाक कर रही हो? चुपचाप से घर के अंदर जाओ और दूध वाले, तुम जिस काम के लिए आते हो वो काम करके चुपचाप निकल जाया करो, वरना इस समंदर में और भी दूध वाले हैं। हम तुम्हारे यहाँ से दूध लेना छोड़ कहीं और से ले लेंगे। अरे भैया जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं यहाँ से चलता हूँ। मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया। इतना कहकर रमेश दूध बेचने के बाद अपने घर चला जाता है। रमेश जी, आप आ गए। पता है, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? लगता है आज तुम मूड में हो मेरी रानी। रात का इंतजार तो होने देती। आप तो एक नंबर के ठरकी हो। आपको तो ठरक के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं। चुपचाप से मुझे पैसे दीजिए, मुझे कपड़े लेने बाजार जाना है। अरे गुस्सा क्यों होती हो मेरी आइटम बम? ये लो पैसे और जितने मर्जी कपड़े ले लो। वैसे भी तुम तो बिना कपड़ों के भी बहुत अच्छी लगती हो मुझे, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे अलावा तुम्हें कोई बिना कपड़ों के देखे। जाओ, जितना मन है उतने कपड़े खरीद लो। अरे वाह, इतने सारे पैसे! लगता है आज आपकी अच्छी कमाई हुई है। अब तो कपड़ों के साथ साथ नई ज्वेलरी भी खरीदूंगी। अरे जाने मन, कमाई तो अच्छी होगी ही ना। आखिर मैं दूध में भर भर कर इतना पानी जो मिलाता हूँ, ऐसे ही पानी मिलाते मिलाते एक दिन तेरे लिए ताजमहल भी बनवा दूंगा। रमेश की पत्नी शॉपिंग के लिए मार्केट चली जाती है। तभी रमेश के घर में उसका दोस्त अपनी पत्नी के साथ आ जाता अरे है। शुभम, तू यहाँ बड़े दिनों के बाद, और ये साथ में तेरे कौन है? माफ करना यार, मैं बिना बताए तेरे घर चला आया, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि बिना बताए आना पड़ा। दरअसल मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड रागिनी ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की है, इसलिए घर वालों ने हमें घर से निकाल दिया। रमेश रागिनी को देखता ही रह गया, क्योंकि वह काफी खूबसूरत थी। रमेश रागिनी को भी गंदी नजर से देखता है और कहता है, अरे शुभम, ये तो तूने बहुत अच्छा किया कि तू भाभी जी को मेरे पास ले आया। अब मैं इनका खूब अच्छे से ख्याल रखूंगा। मेरा मतलब है कि तुम दोनों यहाँ रह सकते हो, मुझे बहुत खुशी होगी। बस कुछ दिनों की बात है, जैसे ही हमें कोई किराए का घर मिल जाएगा हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी रमेश की बीवी शॉपिंग करके वापस आ जाती है। रमेश अपनी पत्नी को उनसे मिलवाता है और ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक रोज रमेश दूध वाला दूध में पानी मिला रहा होता है। उसे उसका दोस्त शुभम देख लेता है। अरे रमेश, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम दूध में मिलावट करके बेचते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। या तो तुम दूध में मिलावट मत किया करो या फिर दूध ही मत बेचा करो। देखो शुभम, तुम भूलो मत, आज तुम्हें मेरी ही वजह से रहने को घर मिला है। नहीं तो तुम और तुम्हारी बीवी दोनों सड़क पर सो रहे हो। इसलिए तुम मेरे काम के बीच मुझे टोका मत करो। शुभम उसे लाख समझाता है, लेकिन रमेश उसकी बात नहीं मानता और वह मिलावट वाला दूध बेचने निकल जाता है।
एक दिन जब रागिनी अपने कमरे में अकेले सोई हुई थी, रमेश उसे खिड़की से अपनी गंदी नजरों से देख रहा होता है। ये शुभम तो बड़े ही नसीब वाला है जो इसे इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। काश ये मेरी बीवी होती, फिर तो मजा ही आ जाता। तभी रागिनी की नींद खुल जाती है और रमेश वहां से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक रोज रमेश रागिनी को अकेला पाकर उसके करीब जाने की कोशिश करता है। रमेश जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप प्लीज मुझसे दूर रहिए। आप मेरे पति के दोस्त हैं। रागिनी, तुम मुझे पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो मुझ जैसे के साथ शादी करनी चाहिए थी। तुमने बेकार में उस भिखमंगे शुभम से शादी की। चलो ना रागिनी, हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। हम दोनों दूसरे समंदर चले जाएंगे और अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। फिर हमारे दो छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू होंगे। तभी रागिनी का पति शुभम और रमेश दूध वाले की पत्नी वहां आ जाते हैं। रमेश, ये सब क्या है? मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी पत्नी पर अपनी गंदी नजर डालोगे। रागिनी ने मुझे पहले ही तुम्हारी इन गंदी हरकतों के बारे में बता दिया था, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। लेकिन आज मैंने तुम्हारी सारी सच्चाई देख ली। रमेश जी, मैं तो आपको अपना पति परमेश्वर मानती थी, लेकिन आप तो राक्षस निकले जो दूसरी औरतों पर अपनी गंदी नजर डालता है। रमेश की पत्नी गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है और साथ ही शुभम भी अपनी बीवी रागिनी को लेकर वहां से चला जाता है। शुभम की एक अच्छी जगह नौकरी लग चुकी थी और उसने किराए पर एक अच्छा घर भी ढूंढ लिया था। वहीं दूसरी ओर रमेश दूध वाला अकेला ही रह जाता है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। काश मैंने किसी और की औरत पर बुरी नजर न डाली होती, तो मेरी पत्नी आज मेरे साथ होती। माँ, आप मेरे लिए चाउमीन बना दीजिए ना। मुझे चाउमीन खाने का बहुत मन हो रहा है। अरे बेटा, तुम आजकल के बच्चे क्या क्या चीजें खाते रहते हो। आजकल के बढ़ते बच्चों को रोटी सब्जी दाल चावल खाना चाहिए। ये सब पास्ता चाउमीन खाना अच्छी बात नहीं है बेटा। सिर्फ आज भर बना दो ना माँ। आपके जैसा चाउमीन तो पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलता। अच्छा ठीक है, आज भर बना देती हूँ, लेकिन हाँ, उसमें मैं तीखा कम ही डालूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें तीखा खाने से एलर्जी है। इतना कहकर सुनैना की माँ चाउमीन बनाकर सुनैना के लिए ले आती है। सुनैना को तीखा चाउमीन और पास्ता खाना बहुत पसंद था, लेकिन तीखे से एलर्जी होने की वजह से उसकी माँ हमेशा उसे रोकती टोकती थी। फिर भी वह कभी कभी बाजार जाकर छुप छुप कर तीखी चीजें खा ही लेती थी, जिस वजह से उसके शरीर में दाने उग जाया करते थे। देखिए माँ जी, आपकी बेटी को तीखी चीजों से एलर्जी है। आप इसे साधारण खाना ही खिलाइए, नहीं तो इसके शरीर में ऐसे दाने होते ही रहेंगे। देखा बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना कि तीखा मत खाया कर, लेकिन तू मेरी सुनती ही कहाँ है। बाजार जाकर छुप छुप कर कुछ ना कुछ तीखा खा ही लेती है। सॉरी माँ, अब से मैं कभी तीखा नहीं खाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। कुछ महीनों तक सुनैना खुद को तीखा खाने से रोकती है, लेकिन जब भी वह मार्केट से गुजरती खुद को रोक नहीं पाती। नहीं नहीं, मैं ये तीखे गोलगप्पे नहीं खाऊंगी। अगर मैंने ये खा लिया तो मुझे एलर्जी हो जाएगी और माँ मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। सुनैना खुद को कंट्रोल करके वहां से घर चली जाती है। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं और सुनैना की शादी की उम्र हो जाती है। माँ उसकी शादी केशव नाम के एक लड़के से करवा देती है। शादी के बाद केशव की माँ उससे कहती है, सुनैना बहू, आज ससुराल में तेरा पहला दिन है। तू एक काम कर, आज तू हम सभी के लिए तीखा पास्ता और चाउमीन बना दे। सुनैना अपनी सास की बात सुनकर चौंक जाती है। लेकिन सासू माँ, पहले दिन तो खीर बनाई जाती है ना। अरे भोरानी, वो जमाना गया खीर और हलवे वाला। तुम हमारे लिए पास्ता और चाउमीन बना कर ले आओ। तुम अभी यहाँ नहीं हो, इसीलिए तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हारे ससुराल में सब तीखा पास्ता और चाउमीन खाने वाले हैं। सबको यहाँ तीखा खाना पसंद है। सुनैना नई नई आई थी, वह अपनी सास को कुछ नहीं कह पाई। भले ही उसे तीखा खाने से एलर्जी थी, फिर भी उसने तीखा पास्ता और चाउमीन बनाया और सबको खाने के लिए परोसा। अरे वाह बहू रानी, ये पास्ता और चाउमीन देखने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं। आज तो मजा ही आ जाएगा। तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ, तुम भी हम सबके साथ नाश्ता कर लो। अरे यार, मुझे तो तीखा खाने से एलर्जी है, लेकिन मुझे तीखा खाने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन माँ और डॉक्टर ने मना किया था तीखा खाने से, और सासू माँ सामने से बुला रही हैं।
अगर मना करूंगी तो इन्हें भी बुरा लगेगा। वो सोचेंगी कि मैं खाने में कितना नखरा करती हूँ। अरे बहू रानी, तू खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? तू मेरी बेटी जैसी है। सास की बात मानकर सुनैना नाश्ता करने लगती है। एलर्जी होते हुए भी सुनैना तीखा खाना खा लेती है। नाश्ता करने के बाद वह अपने कमरे में चली जाती है। आज तो मैंने तीखा खाना खा लिया। खाने में तो बड़ा ही मजा आया। वैसे भी कभी कभार तीखा खाने से थोड़ी ना कुछ होगा। फिर क्या था, सुनैना अब रोज ही तीखा खाना बनाती और मजे से खाती। वह अपने जीवन के स्वाद में यह भूल चुकी थी कि उसे तीखे से एलर्जी है। इसी तरह समय बीतता है। एक दिन सुनैना देखती है कि उसके पूरे शरीर में दाने उग आए हैं, जो तीखा खाने की वजह से हुआ था। अरे सुनैना, ये तुम्हारे शरीर पर लाल लाल दाने कैसे हो गए? कल तक तो नहीं थे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे ये तो किचन की गर्मी में खाना बनाने से हुआ होगा। आप चिंता मत कीजिए, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। वैसे आज मैं सोच रहा था कि ऑफिस से लौटते वक्त सबके लिए बिरयानी ले आऊं। कैसा रहेगा आज डिनर में बिरयानी? बिरयानी का नाम सुनते ही सुनैना के मुंह में पानी आ गया। बिरयानी तो मुझे बहुत पसंद है। आप आज सबके लिए बिरयानी ले आइएगा। आज सब डिनर में यही खाएंगे। अच्छा है, आज मुझे किचन से भी छुट्टी मिल जाएगी। फिर केशव ऑफिस चला जाता है। शाम को सुनैना की माँ का फोन आता है। कैसी है तू? तू तो आजकल मुझे याद ही नहीं करती। लगता है घर के कामों में बहुत व्यस्त रहती है। माँ, आपकी याद तो हमेशा आती है, लेकिन क्या करूँ, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैंने सोचा है कि केशव जी के ऑफिस से छुट्टी होने पर आपसे मिलने आ जाऊंगी। हाँ बेटा, जल्दी आना, मैं तेरा इंतजार करूंगी। और हाँ बेटा, तू ससुराल में अपना ध्यान तो रख रही है ना? याद है ना, तुझे तीखे से एलर्जी है। अपना ध्यान रखना, तीखा खाने से तुझे दाने हो जाते हैं। हाँ माँ, मुझे अच्छे से याद है। आप मेरी चिंता मत कीजिए। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अभी कुछ घर के काम है, वो निपटा लूँ। इतना कहकर सुनैना फोन काट देती है और घर का सारा काम निपटाकर बिरयानी का इंतजार करने लगती है। इतनी देर हो गई, केशव जी अभी तक बिरयानी लेकर नहीं आए। उनके इंतजार में मैंने डिनर भी नहीं बनाया। ऐसा न हो कि वह बिरयानी भी न लाएं और मैं डिनर भी न बनाऊं, तो सबको भूखे ही सोना पड़ेगा। सुनैना मन ही मन ये सब सोच रही होती है। तभी उसका पति बिरयानी लेकर आता है। ये लो सुनैना, गर्मा गर्म बिरयानी। खास इसे एक रेस्टोरेंट से लाया हूँ और इसे एकदम तीखा बनवाया है और इसे अच्छे से बनवाया है। तुम जल्दी से इसे डाइनिंग टेबल पर लगा दो, वरना ये ठंडी हो जाएगी। सुनैना डाइनिंग टेबल पर बिरयानी लगाती है और सभी उस तीखी बिरयानी को खाते हैं। बिरयानी खाते ही सुनैना की एलर्जी और बढ़ जाती है और उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। अरे बाप रे, अब तो ये एलर्जी हद से ज्यादा बढ़ गई है। अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। लगता है अब मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सुनैना सारी बात अपने पति को बताती है। सुनैना, तुम्हें तीखे से एलर्जी है, तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम तो जब से यहाँ आई हो रोज ही तीखा बना रही हो, तभी तुम्हारे पूरे शरीर में ये दाने हुए हैं। और तुमने कहा कि किचन में काम करने से हुए हैं। तुम्हें तीखा खाने के लिए मुझसे झूठ बोला। मुझे माफ कर दीजिए केशव जी। अब से मैं वादा करती हूँ कि कभी तीखा खाना नहीं खाऊंगी। अब आप प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। केशव उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां देता है। दवा लेकर वे घर लौट आते हैं। केशव सारी बात घर वालों को बताता है। अरे बहू रानी, अगर तुम्हें तीखे से एलर्जी थी तो तुम्हें ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी। मैं तुम्हारे लिए अलग से खाना बना देती। सॉरी सासू माँ, गलती मेरी ही है। मैं ही तीखा खाने की लालच में भूल गई थी कि मुझे तीखे से एलर्जी है, और मैं रोज रोज तीखा खाती रही, जिससे मेरी यह हालत हो गई। कोई बात नहीं बहू, अब जब मुझे ये बात पता चल गई है तो मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। कुछ ही दिनों में सुनैना की एलर्जी के दाने ठीक हो जाते हैं और उस दिन के बाद सुनैना ने कभी तीखा खाना नहीं खाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें।